चलिए साहब, सभी को गुड आफ्टरनून। चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं। बच्चों कल एनसीईआरटी लेकर आनी है और ईएमआई की 1.5 घंटा एक्सक्लूसिव क्या देंगे एनसीईआरटी को समय। सभी लोग करके लाइएगा ईएमआई चैप्टर, सॉल्व्ड एग्जाम्पल और पीछे की एक्सरसाइज करके लाएंगे, मेरे साथ और करेंगे। बेसिक एक ही पर्पज है, लैंग्वेज समझना और कुछ भी नहीं है। अगर लैंग्वेज समझेंगे तो काम हो जाएगा। सही है। चलो, तो ट्रांसफॉर्मर चल रहा था, तो ट्रांसफॉर्मर का एक क्वेश्चन है वो अटका हुआ था, वो कर लेते हैं। एक बार ट्रांसफॉर्मर रिवाइज करा रहा हूँ, आसान टॉपिक है ये, स्कोरेबल है। क्या होता है एसी जनरेटर, ट्रांसफॉर्मर, 10-10 मिनट के टॉपिक हैं। एक बार समझ लेंगे बढ़िया तैयार हो जाएगा। अब ट्रांसफॉर्मर आते लिखना मत, बेसिक अंडरस्टैंडिंग। चलो अब बातचीत बंद करो और बढ़िया खुश होके समझ लो। ये ट्रांसफॉर्मर, ये पता है क्या, ये ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ये कह रहते हैं कोर को हमने क्या कर दिया है लेमिनेट। ये भी सिखाऊंगा जब एडी करंट पढ़ा दूंगा। तो एडी करंट को मिनिमाइज करने के लिए इस तरह से लेमिनेशन कर दिया जाता है। ऐसा करने से उसका जो रेजिस्टेंस हो जाता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तो करंट कम हो जाती है, आएगा बाद में। अभी हल्का आइडिया दे दिया, सीधा सवाल मिल जाता है। ट्रांसफार्मर में जो कोर है उसको लेमिनेट क्यों किया जाता है, आंसर है टू रिड्यूस द एडी करंट लॉसेस। चलो अब बिंदास खुश होके समझो, चैप्टर अपने लास्ट स्टेज पर है, बढ़िया देखना है। ये प्राइमरी वाइंडिंग, ये सेकेंडरी। प्राइमरी E1 I1 N1 पावर P1। सही करना ही है, स्कोप नहीं है, बिल्कुल सही करना चाहिए। P1 पावर होती है E इंटू आई। आउटपुट में लगाते हैं लोड, बल्ब, लोड, कुछ भी, सप्लाई, ये सारे शब्द बताते हैं आउटपुट है। आउटपुट है, सप्लाई कर रहा है करंट ताकि बल्ब जले, चार्जर काम करे। तो E2 I2 N2 P2 E2 इंटू आई। बोलो सही है क्या। पहली इक्वेशन होती है ट्रांसफॉर्मर इक्वेशन, E1 बाय E2 बराबर, बेटे इसे बोलते हैं, लिख लो पन्ना पलटकर, ट्रांसफॉर्मर इक्वेशन। ये हर सवाल में लगेगी, लिख लो इसको, इसका नाम है ट्रांसफॉर्मर इक्वेशन, बता दिया था। फिर पावर, अगर आइडियल है तो ही E1 I1 बराबर, अगर आइडियल है, कुछ नहीं दे रखा होता तो भी आइडियल मानते हैं। 2023 के सवाल में आइडियल शब्द दिया हुआ था देखो आप, परंतु नहीं दिया होगा तो भी हम आइडियल मानेंगे। अगर एफिशिएंसी दी हुई है तब हम बोलेंगे आउटपुट अपॉन आउटपुट E2 I2 अपॉन, इस स्लाइड से बच्चे ट्रांसफार्मर का हर सवाल सॉल्व हो सकता है। 3 मैं आपको सैंपल करके दिखा सकता हूँ, उन 3 से सारी बात हो जाएंगी। 2 मैंने कर दी हैं, एक और कराऊंगा। 3 करने से सारे ट्रांसफार्मर के सवाल एनसीईआरटी के, किताब के, ओल्ड PYQ, जेई मेन सब हो जाएंगे। पर इतनी जानकारी अपन को एट ए टाइम याद होनी चाहिए। मुद्दा E1 I1 N1 ही तो पहचानना है। कोई लिखकर दे देगा कि ये वैल्यू है, फिर तो आप तोड़ मोड़ के कहीं ना कोई जुगाड़ निकाल ही लोगे। सवाल पढ़कर यही तो पहचानना खास है, E1 कौन है, N1 कौन है, I1 कौन है, E2 कौन है, पावर कौन है, इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है। प्राइमरी का मतलब इनपुट होता है और सेकेंडरी का मतलब, तो इस चित्र में जहां ये चित्र बनाया है वहां इधर इनपुट लिख दो, ताकि बार बार फोटो देखोगे तो समझ में आएगा। प्राइमरी मतलब इनपुट, आउटपुट मतलब सेकेंडरी, वहां लिख लो। ये सारे शब्द बच्चे सवाल पढ़ के काम आएंगे। मैं आपको फिर बता रहा हूं, आप परीक्षा दे चुके हो वो अलग बात है, पर हम इतने समय से पढ़ा रहे हैं। नीट में सफलता केवल 2 बात पर है,
स्पीड, एक्यूरेसी, रिवीजन। पेपर कठिन नहीं आता भाई, पेपर तेरी इच्छा हो जिस साल को उठा के लिया, 90 से 95% सवाल फॉर्मूला बेस मिलते हैं, फॉर्मूला बेस। बस अपने तो चमकना चाहिए कि इस सवाल में ये कॉन्सेप्ट लगेगा, और ये चमकता है रिवीजन से, बार बार रिवीजन। फिजिक्स में रिवीजन और एनसीईआरटी के सवालों की लैंग्वेज क्या होता है, वो लैंग्वेज पकड़ में नहीं आती, वो लैंग्वेज का स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, कठिन भाषा है वो। इसलिए आपको कहते हैं किताब लाओ, मेरे साथ बैठ के सवाल करो, मैं आपको भाषा समझाऊंगा, क्या दे रखा है, क्या गिवन है। ऐसे करना बहुत आसान है, E1 200 है, I1 5 है, एफिशिएंसी निकाल लो, N2 बताओ, पावर बताओ, ये करना बड़ा आसान होता है। पर ये बात किसी एक स्टैंडर्ड कठिन भाषा में से पढ़कर एक्सट्रैक्ट करना, वही खास है। इसलिए आपको कहते हैं एनसीईआरटी पढ़ो भाइयों, थ्योरी मत पढ़ो, सवाल, सॉल्व एग्जांपल, पीछे के सवाल वो तो अच्छे से करो, पीछे समरी दे रखी है वो तो पढ़ो, आर्टिकल एक बार देख लो, सारे ग्राफ बने नहीं बने, सारी बातें सर ने पढ़ा दी, सारे आर्टिकल कवर हो गए, करोगे तब होगा। बाकी तो सिलेबस बहुत वाइड है, पर रिपीटिशन ही आपको जिताएगा। अभी 2 दिन वर्कशॉप थी बेंगलोर में, इसलिए गए थे, वहां सभी सेंटर से दो दो टीचर बुलाए थे, अहमदाबाद सेंटर से, दिल्ली सेंटर से, इंदौर सेंटर से, पटना सेंटर से, जहां जहां अपने अनअकैडमी के सेंटर चल रहे हैं, और सब अलग अलग टीचर्स, अलग अलग, जैसे हम लोग लास्ट किसी दूसरे इंस्टीट्यूट से आए, दिल्ली वाले जो टीचर हैं वो पहले 15 साल किसी और जगह पढ़ाते थे, पटना वाले अलग, तो सबके पास एक अलग अलग थॉट है। तो वो वर्कशॉप का मतलब ये होता है कि यार सारे थॉट एक बार डिस्कस किए जाएं, यार बच्चे के लिए बेहतर क्या है, बच्चे के लिए जो कंक्लूजन हमने 12-12 14-14 घंटे केवल मैराथन आपके लिए कि यार क्या पढ़ाएं, किस तरीके से, दिल्ली में क्या फ्लेवर चल रहा है, पटना में किन बातों पे फोकस कर रहे हैं, अहमदाबाद में किन बातों को समझाया जा रहा है, कंक्लूजन पता है क्या निकल कर आया, भैया एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी बॉटनी जूलॉजी बार बार पढ़ो, 40 से 45 मिनट। दिल्ली में अध्यापक थे हमारे फिजिक्स के, हरप्रीत सर हैं, 14-15 साल से बड़े बढ़िया लेवल के बच्चे और अच्छे बच्चे पढ़ा रहे हैं। सर कह रहे हैं कि सर 45 से 50 मिनट लगते हैं हमारे बायो के बच्चे को, अच्छे बच्चे को करने में पूरा पेपर, 45 से 50 मिनट, और वो केवल और केवल क्या फोकस, एनसीईआरटी। 50 मिनट तो बायो निपटा के साइड में कर देता है, सिर्फ और सिर्फ फोकस किस पे करना है, एनसीईआरटी। और करते हैं बच्चे, आपको भी पता है यार, आपके सीनियर आप पूछ लेना, जो अच्छे बच्चे हैं, हाँ यार 50 55 मिनट 45 मिनट इसमें बायो पूरा हो जाता है। तो ये कब संभव है, जब हम रीडिंग बार बार करें, फास्ट रीडिंग, एनसीईआरटी की भाषा। वो कहते हैं, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल उन्होंने दिया बात करते करते, सर क्या होता है, ये 100 प्रश्न है, या पहले 90 आते थे सर, सर 2 से 3 जो सवाल है ना सर, ये जनरली हम ऐसा बोलते थे एनसीईआरटी से बाहर से आते हैं, ऐसा एक जनरल कॉमन बच्चों में फैला हुआ है कि सर 2-3 सवाल एक्स्ट्रा आते हैं। सर इसके लिए बच्चा अपना 80% मेहनत यहीं लगा देता है, बाकी सर जो 87% क्वेश्चन है सर, इस पर वो मेहनत कर ही नहीं रहा, अपनी एनर्जी कहाँ लगा रहा है, इन 3 क्वेश्चन में भैया जो बाहर के हैं यार ये लूटने हैं। बड़ी कठिन बात है ये, आप इसको बहुत ध्यान से सुनना, कि जो 2 से 3 सवाल हैं उन पर हम अपनी एनर्जी 80 से 90% खर्च कर रहे हैं, बाकी जो 85 सवाल हैं, 87 सवाल हैं, वो तो सिर्फ और सिर्फ कहाँ से आ रहे हैं, एनसीईआरटी से। ऊर्जा यहाँ लगाओ ना भाई, कि सर अब क्यों 720 715 देख रहे हैं, चर्चा हुई, सबने अपने अपने पक्ष रखे, हमने लोगों ने जो पक्ष रखा कि यार पहले 720 नहीं आते थे, अभी आप देखना 3-4 साल से 720 715 716 क्यों आ रहे हैं। पहले क्या होता था, ऑप्शन नहीं थे, 45 45 90, इन्हीं में से सारे सवाल करने हैं, इसमें इक्का दुक्का कठिन होंगे, इक्का दुक्का आउट ऑफ एनसीईआरटी होंगे, तो आपकी जो रेंज आती थी वो आ जाती थी 680 690। अब क्या हुआ, ऑप्शनल हो गए, सेक्शन बी में सवाल थोड़े से कठिन है, साथ ही साथ ऑप्शनल भी हैं, तो ये जो 20-30 नंबर बच्चे के घट रहे थे ना, वो ऑप्शन वाले सवाल में मौका मिल गया उसको, उसने उन सवालों को छोड़ना शुरू कर दिया, अच्छे बच्चों ने। आप देखिए पिछले 3 साल से कोविड के बाद एकदम 720 कैसे चले गए,
बाकी तो 670, 680, 690 इस पर रैंक आ जाती थी वन टॉप 10। कारण क्या है, दो दो सवाल ही तो फंसने वाले होते थे। पहले तो कंपलसरी थे, तो या तो छोड़ने पड़ते थे या गलत होते थे। पर अब वही सवाल तो किसमें चले गए, ऑप्शन में आ गए। सामान्यतः सेक्शन बी में आते हैं, बी थोड़ा कठिन होता है, बी थोड़ा कठिन होता है। बी में ऑप्शन में आ गए, बच्चे ने उन सवालों को स्किप करना छोड़ दिया, ऑप्शनल है, एकदम से जंप कर गया पूरा का पूरा। 25 से 30 नंबर ही अगर आप देखें तो जो कट ऑफ है वो भी इतना ही नंबर ऊपर भागा है। वो कट ऑफ ऊपर भागने का कारण क्या है, ऑप्शनल सवाल। 5 सवाल फिजिक्स, 5 केमिस्ट्री और 10 बायो, इतना ही कट ऑफ नीचे से सरक के कहाँ चला गया ऊपर। तो बच्चों रातों रात थोड़ी ना होशियार हो गए यार, कि यार एकदम से अब तो 710, 715, 720 की बातें हो रही हैं, पहले तो नहीं होती थी। लॉजिक यही है, पहले वो कंपलसरी थे, तो गलत होना, छोड़ना, नेगेटिव मार्किंग कंपलसरी थी। अब वो किस में जा चुकी है, ऑप्शन में। तो स्मार्ट बच्चा स्मार्ट प्ले करता है, वहां से निकल लेता। थोड़ा सा इस बात को समझिए। अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या है, पढ़ाई कठिन नहीं है। पढ़ाई में क्या चाहिए, रिवीजन, रिपीटिशन, बार बार करना। सिलेबस फरवरी के लास्ट वीक से पहले करवा देंगे, और आपको दिख रहा है मोमेंटम काफी पकड़ चुके हैं, चीजें बहुत सही लेवल पे चल रही हैं। अभी थर्मो शुरू होगा, थर्मो सुबह शुरू हो चुका है, अभी आप शाम को होगा, जैसे ही सर फ्री होंगे शाम वाले बैच में पढ़ाएंगे। तो बड़ी मैकेनिक्स चल रही है, वहां से थर्मो शुरू कर दिया, यहाँ इलेक्ट्रोडायनिक्स चल रही है। आप पाएंगे अगले 2-2.5 महीने में दिवाली पे जाने से पहले 70% सिलेबस करवा के भेजेंगे आपको फिजिक्स का। तो फरवरी तक आपको एकदम बढ़िया तैयार। उसके बाद भैया 2.25 महीने, फरवरी का अंतिम सप्ताह, मार्च, और पूरा केवल और केवल रिवीजन। और यही पैटर्न बनाया है कि सेमी मेजर टेस्ट एक बार दिल्ली सेंटर से आएगा, एक बार पटना सेंटर से आएगा। नहीं तो हम ही बनाते हैं, मैं और खान सर ही बनाते हैं। तो क्या हमारा जो क्वेश्चन को लेके जो सिलेक्शन है वो सेट होता है ना, दिमाग का एक परसेप्शन होता है यार, इस तरह के सवाल, ये प्रोफाइल, ये वेराइटी, ये अप्रोच, वो बायस हो जाते हैं। आपको भी गणित का पेपर बनाने को दिया जाए 10वीं क्लास का, तो आप 2-3 बार बनाओगे, फिर आपको वही वही चीजें, अरे हाँ यार बच्चा यहाँ फंसता है, वही वही सवाल दोगे। पर क्या होगा, अलग अलग लोग बनाते हैं, तो अपन क्या होते हैं, बायस नहीं होते। आपको अलग अलग टीचर के अकॉर्डिंग माइंडसेट, अलग अलग पेपर मिलता है, तो वो अपने लिए और फायदेमंद है। तो पूरी प्लानिंग करके आए, नहीं है भैया 2 सेमी मेजर टेस्ट दिल्ली सेंटर से आएंगे, ऑल इंडिया कॉमन चलेंगे, 2 पटना सेंटर से लेंगे, 2 अहमदाबाद सेंटर से लेंगे, बाकी तो हम कोटा सेंटर वाले मेजर टेस्ट और माइनर टेस्ट बनाएंगे ही बनाएंगे। तो उससे हमारी एक ऑल इंडिया लेवल पे रैंक आएगी, ऑल इंडिया लेवल पे हम फाइट कर पाएंगे। थोड़ा सा समझो, अब सीरियस समय है, रोज पढ़िए खुश रह के, और मतलब एकदम दौड़ना है बढ़िया। और कठिन नहीं है मामला भाई, बहुत आसान है। बस अपन को क्वेश्चंस करने हैं, बढ़िया क्वेश्चन करने हैं, और इस पर स्टक रहना है। मैं आपको फिर बता रहा हूं, 1000 बार और बोलूंगा अगले 4 महीने में, यही सिलेक्शन कराएगी। फिजिक्स में इसका मीनिंग क्या है वो बता देता हूं। फिजिक्स में इसका मीनिंग अंडरलाइन करके, हाईलाइट करके नहीं पढ़ने का है। अंडरलाइन हाईलाइट किसमें, बॉटनी, जूलॉजी, आईओसी में भी चलेगा, आईओसी में भी चलेगा, ओसी में चलेगा। फिजिक्स में आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि क्या होता है, इसने एक पैराग्राफ कहीं बुक से उठा के रख दिया, दूसरा पैराग्राफ किसी दूसरे बुक से रख दिया, उसका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए वो क्या हो जाती है, कठिन भाषा हो जाती है। अपन को कहाँ फोकस करना है, न्यूमेरिकल की लैंग्वेज, सॉल्व एग्जाम्पल, और सारे कंटेंट कवर होने चाहिए, कंटेंट पूरे। हाँ, जितने ग्राफ हैं सारे कॉपी में हैं, जितनी कॉन्सेप्ट हैं सब कॉपी में हैं, सारे डायग्राम मेरे पढ़े हुए हैं। भाई सवाल बाहर जाएगा कैसे। 6 पेपर रखे हैं, 6 सब डिवीजन टेस्ट बनाए हैं, पूरे के पूरे एनसीईआरटी पे, मार्च में लेंगे एनसीईआरटी के सारे प्रश्न, एनसीईआरटी के ही देंगे इसमें। ऊपर है एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट, डायग्राम भी एनसीईआरटी में जो फोटो है वही डायग्राम, वही सिचुएशन, बस वैल्यू चेंज, ताकि आपकी एनसीईआरटी पे पूरा फोकस बढ़े। एक भी सवाल इस पेपर में एनसीईआरटी से बाहर का नहीं, सॉल्व एग्जाम्पल होगा, सिचुएशन भी वही होगी जो प्रश्न एनसीईआरटी का है, बस उसमें डेटा चेंज होगा, ताकि इस पे फोकस कर। तो बढ़िया ऑल इंडिया लेवल पे भाई आगे बढ़ना है, रैंक देनी है, रैंक देंगे तभी सोसाइटी में सरवाइव कर पाएंगे हम सब। रैंक बहुत जरूरी है, रिजल्ट बहुत जरूरी है, क्वालिटी प्लस क्वांटिटी। क्वांटिटी ज्यादा बच्चा सेलेक्ट,
क्वालिटी टॉप रैंक, उसके लिए ये सारी लड़ाई है। उसके लिए सबका इनपुट लेना पड़ता है, एक दिमाग से काम नहीं होता है। ज्यादा लोग बैठते हैं, डिस्कशन होता है, बच्चों के लिए क्या फेवरेबल है, लगातार समय चेंज हो रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है, पेपर में बच्चों के नंबर बढ़ रहे हैं, क्या पैटर्न बदला किया जाए, क्या चीजों को सुधार किया जाए, कैसे सिलेबस को आगे बढ़ाया जाए, इस तरह की चर्चाएं होती हैं, तभी ग्रोथ होता है। ऐसे नहीं चल सकते, हाँ जो मैं 5 साल पहले पढ़ा रहा था वही वही कॉपी चल रही है, सब वही, सब 10 साल पहले जो कॉपी है मास्टर को वही रटा हुआ बिल्कुल अक्षर टू अक्षर, वो नहीं चलेगा भाई। अब तो जो बदलेगा वही दौड़ेगा, वही जीतेगा। बड़ा लॉजिकल आगे बढ़ना पड़ता है, इसलिए मन से खुश होकर पढ़ाई करिए। आप जितना सोच रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा हम भी सोच रहे हैं, हमारा भी भविष्य उतना ही आपके साथ जुड़ा हुआ है, हम भी उतने ही अपने कैरियर के प्रति सीरियस हैं जितना आप हैं। इसलिए खूब पढ़िए, खुश रह के मेहनत करिए, बात करिए, सवाल करिए, शॉर्ट नोट बनाइए, फॉर्मूला लिखिए, बार बार किताब पढ़िए, एनसीईआरटी हाथ में रखिए, वही जिताएगी, सिलेबस वही है और कुछ भी नहीं है। क्लियर है बात? चलो अब ट्रांसफार्मर का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर आज एसी जनरेटर पढ़ेंगे, ठीक है, फिर उसके न्यूमेरिकल। एक क्वेश्चन रह गया था, 2 हो गए थे क्या, 3 हो गए थे, तीसरा शायद बेल लग गई थी, डिस्कस नहीं हुआ था। एफिशिएंसी वाला है ना, बढ़िया प्रश्न है वो, देखो कौन सा वाला है, यही है, ठीक है। घबराएगा नहीं कोई भी, चलो हाँ, घबराया मत करो, मैं बैठा हूँ यहाँ पर अभी। हाँ, सवाल लिखो फटाफट, लिख लिया, अब हो गया, चलो अच्छी बात है, देख लेते हैं। अ ट्रांसफॉर्मर हैविंग एफिशिएंसी, इसका मतलब इनपुट पावर और आउटपुट पावर बराबर नहीं है। वर्किंग ऑन, वर्किंग का मतलब है ये इनपुट। कल मैंने आपको कहा था ये शब्द बड़ा जबरदस्त है भाई, सप्लाई। सप्लाई का मतलब क्या है, इतना उसको आपने इनपुट दिया, कहते हैं ना मोटर लाए, अरे सप्लाई तो ऑन करो। सप्लाई ऑन करने का मतलब क्या है, उसको इनपुट तो दो। कोई मशीन लेकर आए, अपन उसको सॉकेट में पिन डालते हैं, फिर सप्लाई ऑन करते हैं। सप्लाई का मतलब क्या, उसको क्या दे रहे हैं, इनपुट, ताकि मशीन काम करे। इसका मतलब ये दोनों कौन, इनपुट, वोल्ट E1, राजा E1, ये राजकुमार P1। बोल सही है क्या? इफ द करंट इन द सेकेंडरी, ओहो करंट इन द सेकेंडरी I2, द वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी पूछा है E2, करंट इन द प्राइमरी I1। पहले प्रश्न पढ़कर इतना लिखना आना चाहिए। अब देख लो, तो पावर लगा दो पहले, P1 बराबर E1 I। अरे बोलो ना, अरे बोलो, P बराबर E इंटू आई, इनपुट, इनपुट वोल्टेज, इनपुट करंट, इनपुट पावर बोल, 3 किलोवाट, किलो को हटा दे, E1 प्यारे 200 I1, 30/2, करंट 15। तो चलो एक ऑप्शन तो कट गया, 3 हो सकते हैं, मतलब करंट निकालना आसान था वास्तव में, इसलिए भाई ने 3 जगह 15 दिया है। ठीक है, चलो अब क्या चला दें, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी बोले तो आउटपुट अपॉन पी आउट बटे पी ए। एफिशिएंसी कितनी, 90% है, बटे 100। P1 पूरा ही दे रखा है, P1 इसको खोले नहीं, पूरा ही दे दें, पी इन 3 किलो, पी इन पूरा रख दिया, खोले काहे को, पी इन पूरा रख दिया 3 किलो। आउटपुट में E2 निकालना है, E2 I2 6, खत्म, एक 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 एक, 6 पंजे 30 और 5 × 9 45, 450 आएगा भाइयों, देख लो। ये 3 वैरायटी हैं, तीनों में सब कुछ हो गया, ये 3 सवाल करके आप ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन हिट कर लेंगे।
कल एनसीईआरटी चाहिए सबके हाथ में। आज थोड़ा सा आधा एक घंटा देना, यार सर फोकस कर रहे हैं, अपन भी तो फोकस करें। एनसीईआरटी के पीछे के क्वेश्चन पढ़ना, हल्का सॉल्व कर देखना, सॉल्व एग्जाम्पल पढ़ना, भाषा समझना, वो इम्पोर्टेंट है। चलो हैंड डालो। एसी जनरेटर, एसी जनरेटर, लिखें, शुरू करो। एसी जनरेटर तो क्या होता है, वैसे तो 10वीं क्लास से पढ़ रहे हैं, पर मैं आपको एक बार वर्किंग सिखा देता हूँ, मेरे साथ साथ बना लीजिए। यही टरबाइन होता है, कोई भी बिजली पैदा होती है उसमें सबसे अंत में यही सेटअप होता है। बस इस आर्मेचर को घुमाना है, इस आर्मेचर को घुमाना है। ये आर्मेचर घूमने के लिए बहुत जुगाड़ है। पानी को ऊंचाई पे रोक दिया, डैम बना दिया। अब पानी जब ऊंचाई से गिरेगा तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, वो जब काइनेटिक एनर्जी में ऊपर से पानी गिरेगा, इस आर्मेचर को घुमाएगा। तो डैम बनाने का लॉजिक यही, आर्मेचर को घुमाना है। उसके नीचे तो यही सेटअप है बिजली पैदा करने के लिए। फिर पवन चक्की, विंड मिल, पवन चक्की में बाहर पंखे घूम रहे हैं, उसके अंदर की असेंबली यही है। उस पंखे से आर्मेचर जुड़ा हुआ है, भाई वो आर्मेचर क्या करेगा, घूमेगा। घुमाना आर्मेचर ही है। चाहे न्यूक्लियर पावर प्लांट हो, न्यूक्लियर एनर्जी जो आएगी, स्टीम बनेगी, स्टीम भी अंत में किसको घुमाएगी, आर्मेचर को ही घुमाएगी। घुमाना आर्मेचर ही है। छठी सातवीं में छोटे स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी लगती है, साइंस एग्जीबिशन, उसमें बच्चे हाथ से घुमाते हैं आर्मेचर को। तो बल्ब, छोटा सा एलईडी बल्ब है, उतना ही जलता है, क्योंकि उसमें इतनी ही एनर्जी पैदा होती है। हाथ से आप घुमाओगे तो भी ईएमएफ आएगा और सर्किट में क्या फ्लो होने लग जाएगी, करंट। तो यही है एसी जनरेटर। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्यों ईएमएफ आता है? लॉजिक बड़ा आसान है। ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कहां से कहां, नॉर्थ से साउथ। अब आप देखिए, ये मैग्नेटिक लाइंस हैं ऐसी, ये आर्मेचर है, ये आर्मेचर घूम रहा है। पता है क्या चेंज हो रहा है, एंगल, एंगल चेंज हो रहा है। फाई बराबर बताइए, बी ए कॉस थीटा, एन टन है तो एन बी ए कॉस। महसूस करें, अभी आर्मेचर ऐसा है तो इसका एरिया वेक्टर इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, एंगल जीरो। आर्मेचर घूम के ऐसा हो गया, फील्ड तो अभी भी वही है, एरिया इधर आ गया, एंगल चेंज। फिर ऐसा हो गया, एंगल चेंज। फिर ऐसे हो गया, एंगल चेंज। अब पीछे की कहानी बोलिए, मजा आएगा। आर्मेचर के घूमने से थीटा लगातार बदल रहा है, थीटा के बदलने से फ्लक्स बदलेगा। और चैप्टर की यही तो आत्मा है, जब जब फ्लक्स बदलेगा तब तब ईएमएफ आएगा। क्या अंडरलाइन थॉट समझ में आ रहा है? फील्ड नहीं बदल रही, फील्ड तो यूनिफॉर्म है। आर्मेचर के घूमने से थीटा वेरिएबल है, थीटा के बदलने से फ्लक्स बदल रहा है। बोल हाँ है क्या? खटाखट लिख लो। थीटा की जगह लिख सकते हैं ओमेगा टी, एंगुलर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। लिखते जाओ, डेरिवेशन करके दिखा रहा हूं, बाकी तो आंसर ही काम का है। ये फ्लक्स आ गया। अब मुझे चाहिए ईएमएफ। फैराडे लॉ जिंदाबाद। चैप्टर की यही आत्मा है। लास्ट 2 ढाई लेक्चर बचे हैं, अंत तक लग रहा है, देख लो। ई बराबर माइनस डी फाइव बाय डी टी। पहले दिन पढ़ा है तो आज 9 दिन हो गए। अंतिम लेक्चर जब खत्म करूंगा तब भी यही लगाऊंगा, ई बराबर माइनस डी फाइव बाय, पूरे चैप्टर में यही है हीरो। फाई की वैल्यू रख दीजिए। सब बढ़िया होगा, पॉजिटिव सोचिए। एक्सेसिव प्रेशर लेकर कुछ नहीं होता। आप पढ़िए, पढ़कर चीजों को सही करिए। सोचकर चीजें सही नहीं होती, पढ़कर।
क्वेश्चन करिए, फॉर्मूले लिखिए, लिख लिख कर याद करिए, उससे चीजें सही होती, ओवर थिंकिंग से नहीं होती। कांस्टेंट बाहर ले लीजिए, एन बाहर, बी बाहर, ए बाहर, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, और ओमेगा टी का वापस ओमेगा, माइनस माइनस प्लस, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। यही एसी की शुरुआत होगी, ऑल्टरनेटिंग करंट का पहला दिन यही है। ई बराबर एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। बच्चे मुझे मैक्सिमम ईएमएफ चाहिए, मैक्सिमम ईएमएफ चाहिए, बताइए उस समय साइन ओमेगा टी की वैल्यू कितनी, 1, साइन ओमेगा टी 1, साइन ओमेगा टी 1, तो बताइए ई मैक्स एन बी ए ओमेगा, इसे कहा जाता है ई नॉट, शॉर्ट फॉर्म इसको क्या बोल देते हैं, ई नॉट। अब वही फॉर्मूला फिर से लिख रहा हूं, ई बराबर एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। इस एन बी ओमेगा को शॉर्ट में क्या बोल दिया, ई नॉट। तो इक्वेशन आ गई शॉर्ट में, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी। एसी जनरेटर, ये सब डिवाइसेस हैं। ट्रांसफॉर्मर पे सवाल आ गया था इस साल, एसी जनरेटर पे संभावना है, एनसीईआरटी में सॉल्व एग्जांपल भी है इस पर, तो सीधा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। कल एनसीईआरटी चाहिए सबके पास, बुक ही चाहिए, मोबाइल खोलकर एनसीईआरटी नहीं खोलिए, बुक ही चाहिए हार्ड कॉपी में, और एक एक सवाल घर पे पढ़ा हुआ चाहिए। 1 घंटा करके लाइए एनसीईआरटी, 1 घंटे में जितनी हो जाए, 1 घंटे के बाद किताब बंद कर दीजिएगा, बाकी मैं संभाल लूंगा, पर एक बार पढ़कर आइए। तो इक्वेशन बोलो, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई नॉट का फॉर्मूला एन बी ए ओमेगा, यही पूछता है वो। तो ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी, इस ई नॉट को बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू, कुछ लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड, ये भी चलेगा। पूछो एम्पलीट्यूड का मतलब ही क्या होता है, मैक्सिमम। एसएचएम पढ़ते हैं तो जितना सबसे अधिक दूर जा सकता है उसे ही तो एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो कभी मैक्सिमम वैल्यू बोले अच्छी बात है, कभी वो एम्पलीट्यूड बोल दे तो भी आपको समझ में आना चाहिए। कुछ लोग इसको बोलते हैं पीक वैल्यू, एक ही बात है, एक ही बात है। ग्राफ सोचिए किसको फॉलो करेगा, साइन को, साइन को। तो साइनोसोडल ग्राफ बना लीजिए, ये साइनोसोडल, ये जो पीक वैल्यू है ये है ई नॉट। ई नॉट याद होनी चाहिए बच्चे, एन बी ए ओमेगा, बच्चे ओमेगा को खोलना आना चाहिए, 2 पाई एफ। कभी कभार वो दे देगा आरपीएम में, 1200 आरपीएम, आरपीएम में काम नहीं करना, आरपीएम में काम नहीं करना, इसको पहले किस में बदलना है, पर सेकंड। तो 1200/60, ये हो गया साइकिल पर सेकंड। अब इसके बाद एफ आ गया, अब क्या यूज कर लें, ओमेगा बराबर 2 पाई एफ। छोटी छोटी बातों को खेलना पड़ेगा, मैक्सिमम वैल्यू आ जाए सीधा एन बी ए ओमेगा, ओमेगा को खोलना आना चाहिए 2 पाई एफ। वो प्रश्न में आपको एफ 1200 आरपीएम देगा, आरपीएम में काम नहीं करना, 60 से डिवाइड कर दिया। आरपीएम ओमेगा नहीं होता, आरपीएम क्या होता है, एफ, फ्रीक्वेंसी होती है। अगर आर्मेचर का रेजिस्टेंस दे दिया आर,
तो क्या करंट भी निकाल सकते हैं? हाँ, ओम्स लॉ लगा दीजिए, आई बराबर ई बाय एम्पलीट्यूड ऑफ करंट। बहुत सारी बातें हैं, अच्छे से सारी बातें लिख लो, एक एक बात को नोट कर लो। एक बार यही आ गया, एक पूरे चक्कर में कितनी बार डायरेक्शन बदलती है? एक बार, दो बार, तीन बार? एक पूरे चक्कर में ईएमएफ या करंट की दिशा कितनी बार बदलती है? उत्तर है दो बार। कैसे, वो समझाता हूं। सारे फॉर्मूले याद कर लो, एक मिनट का ब्रेक ले लो। मैक्सिमम ईएमएफ पूछे, एन बी ओमेगा। मैक्सिमम करंट पूछे, ओम्स लॉ लगा देना। 1200 आरपीएम मतलब एफ। उससे पहले क्या निकालना? साइकिल पर सेकेंड। और फिर क्या निकालना? ओमेगा। ग्राफ पूछ ले, ऐसा ही ग्राफ क्यों आया? साइनोसुडल है, क्योंकि इक्वेशन याद होनी चाहिए, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा। बोलो, क्या क्लियर है सारी बातें? देख लो। अब प्रश्न है, एक पूरे चक्कर में ईएमएफ या एसी अपनी दिशा को कितनी बार बदलता है? तो उत्तर है दो बार। कैसे, आओ सिखा देता हूं। ये एक चक्कर, यहां से दूसरा चक्कर शुरू हो गया। चक्कर पूरा होने का मतलब क्या होता है? जहां से वो अपनी वैल्यू को फिर से क्या कर रहा है? रिपीट। अब आप सीखिएगा, इससे पहले ये यहां से आ रहा होगा। चलो, मैं यहां खड़ा हूं, बताइए क्या यहाँ एक बार दिशा बदल गई? बिल्कुल। कहां से आ रहा था? नेगेटिव से। कहां चला गया? पॉजिटिव। क्या पहली दिशा यहां बदली? फर्स्ट चेंज। अब बताइए, क्या ये दिशा बदलना है क्या? ना ना, ये तो वैल्यू बढ़ना है, ये वैल्यू का घटना। क्या दूसरा चेंज यहां होगा? अभी कहां था? पॉजिटिव, अब कहां हो गया? ये सेकंड बदला। अब बताइए, साइकिल यहां खत्म हो गया, नेगेटिव से कहा? पॉजिटिव। ये कितना? तीसरा। पर ये मैं काउंट क्यों नहीं करूंगा बताइए? मेरा तो यही साइकिल पूरा हो गया। ये कौन काउंट करेगा? अगले चक्कर वाला, क्योंकि आपने ये काउंट कर लिया। या तो ये मत काउंट करो तो ये काउंट कर लो। ये आप काउंट नहीं करोगे, इस पे आपका अधिकार नहीं है। ये तो जो अगला साइकिल देखेगा वो काउंट करेगा। आपका साइकिल तो जस्ट इससे पहले पूरा हो चुका। तो बताओ, एक चक्कर में कितनी बार? दो बार। ध्यान रखिएगा, तो वहां लिख लीजिए, एक पूरे चक्कर में ऑल्टरनेटिंग करंट ऑब्लिक ईएमएफ दो बार अपनी दिशा बदलता है। दो बार अपनी दिशा बदलता है। बोलिए, क्लियर है? चलिए, तो इसमें तीन चार तरह के सवाल बनते हैं, वो मैंने आपको बता दिए। एक तो यही पूछा गया कि कितनी बार चक्कर बदलता है दिशा? दो बार। एक बार न्यूमेरिकल पूछा जा चुका है कि मैक्सिमम ईएमएफ बताइए कितना होगा? एन बी ओमेगा। करंट बताइए, ओम्स लॉ लगा लीजिए, ई नॉट बाय आर। बोलो, बढ़े क्या आगे? A wire loop is rotated in a magnetic field. The frequency of change of direction of induced EMF कितनी बार? ट्वाइस पर रिवॉल्यूशन। ईएमएफ अपनी दिशा कितनी बार बदलता है?
बार तो सीधा याद अपन ने लिख ही लिया है, जरूरत नहीं है इसको लिखने। चलिए अगला एक न्यूमेरिकल कर लीजिए। पूछना है किसी कुछ? अगला न्यूमेरिकल लिख लें। लैंग्वेज पढ़कर ही काम आएगा, इसलिए पूरी पूरी लैंग्वेज पर फोकस कर रहे हैं आप। देखो सीधा नहीं लिखा रहे, नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं, बी दे रखा है, ओमेगा दे रखा है। लैंग्वेज को पढ़कर एक्सट्रैक्ट करिए। और फोकस करिए चीजों पर, मस्त एकदम खुश होकर मेहनत करिए। अपने हाथ में केवल ईमानदारी से मेहनत है, वो करते चलिए। ऑलमोस्ट चैप्टर के लास्ट स्टेज पर आ जाएंगे आज हम, और अगले 2 दिन में 2.5 लेक्चर में सब क्लियर हो जाएगा पूरा चैप्टर। न्यूमेरिकल ज्यादा करना है, ईएलपी शुरू कर सकते हैं। कुछ सवाल मोशनल ईएमएफ के हैं, वो आपको समझ में आ रहे होंगे। वो रॉड का चलना, रॉड का घूमना, वो अभी मैंने नहीं पढ़ा है, आज शुरू करूंगा। बाकी आप आगे पूरे कर सकते हैं, सेल्फ, म्यूचुअल, सारे। पूरा सवाल पढ़िए, गिवन लिखना और एक एक शब्द का मतलब समझना। कितना एंगल है, कैसे घूम रहा है, वो मतलब है। ये परपेंडिकुलर का क्या मतलब है, एक्सिस कौन सी है, यही तो कठिन शब्द होते हैं। ये 4-5 लाइनें और लिख देता फिर आप छोड़ ही देते, सवाल निबंध हो जाता। अगर ये 5 लाइन और लिख देता तो ये क्या बन जाता? निबंध, लेख। वो आते थे ना अपठित गद्यांश, करें तो ने? हाँ वही, ऊपर एक गद्यांश होता था, उस पर फिर नीचे क्वेश्चन होते थे। हाँ जी, क्या उत्तर? लिख लो लिख लो, घबराओ नहीं, लिख लो। घबराया मत करो, संभालो। हाँ, कोई नहीं घबराएगा। आरपीएम दे रखा है, आरपीएम, एफ है ये, एफ। सॉल्व करो पूरा, तभी मजा है। गिवन लिखो, आरपीएम को बदलो, ओमेगा निकाल लो, एम्पलीट्यूड पूछा है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू पूछिए। तो थीटा का चिंता ही नहीं करो, ये परपेंडिकुलर शब्द काम का ही नहीं है। क्या करेगा परपेंडिकुलर? आपसे तो मैक्सिमम पूछा है, मैक्सिमम तो फिक्स होता है ना भाई, एन बी ए ओमेगा। यही तो सीखना है कि आप यहाँ परपेंडिकुलर शब्द का कोई मतलब ही नहीं है। पूरा सॉल्व करिए। कितना आंसर? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 6 मिली एम्पियर। चलो बताना, इसी में अंडरलाइन कर रहा हूं, ये तो बी है, साफ ही दे रखा है बी भाई ने। रेडियस सेंटीमीटर है, मीटर में बदल दूं, 10⁻²। ये कौन हो गया? आर। ये क्या हो गया? एफ। और 200 बटे क्या कर दूं? 60। और क्या पूछी है? करंट, आई नॉट। क्या ये आइडेंटिफाई कर पा रहे हो? यूनिट कन्वर्जन ध्यान देना, 5 मई 5 मई, यूनिट कन्वर्जन, संडे 2 से 5 20। तो आई नॉट
ई नॉट बटे आर, एन बी ए ओमेगा बटे आर, एन बी एरिया को क्या खोल दूं, पाई आर स्क्वायर, ओमेगा को 2 पाई एफ रेजिस्टेंस। अब भाई ने कैलकुलेशन आसान दी है, इसे बोलते हैं लविंग कैलकुलेशंस। लविंग क्यों है, ऊपर पाई और पाई पाई स्क्वायर है और नीचे रेजिस्टेंस भी पाई स्क्वायर में है, इसे कहा जाता है बच्चों लविंग कैलकुलेशंस। ऊपर नीचे पूरा पूरा सॉल्व हो जाता है, इसे इसका साइंटिफिक नाम है लविंग कैलकुलेशंस। एन एन कितना है, कुछ है ही नहीं, 1, बी 10⁻⁻², पाई रेडियस का स्क्वायर, तो 900 इंटू 10⁻⁴ सही है, 2 पाई एफ 200 बटे 60 बटे पाई स्क्वायर। सही कर रहा हूं क्या मैं, देखो सब कट रहा है क्या, एक बार देख लो, 6 मिली एम्पीयर आ रहा है क्या, देख लो, पूरा सॉल्व कर लेना भाइयों, पूरा सॉल्व कर लेना। About an axis which is perpendicular direction of B and which forms a diameter of coil, मतलब सर्कुलर कॉइल है, ये जो एक्सिस है वो रिंग का क्या बन गई, डायमीटर है, ऐसे घूम रही है इस तरह से कॉइल, ये सर्कुलर कॉइल, ये इसकी एक्सिस, ये इसकी एक्सिस है, वो इसका क्या बन गई, बोलो क्लियर है क्या, बढ़ चले आगे, एक मिनट रुक जाओ, हाँ बालक, ना 180 घुमाता तो चेंज इन फ्लक्स पूछता तो करते, इसमें नहीं करेंगे, वो तो पहले वाला सवाल था कि एक कॉइल है उसको 180 घुमा दिया, इसमें तो लगातार घूम रही है और लगातार उसमें क्या पैदा हो रही है, करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट। उसमें तो क्या था, 1 मिली सेकंड में उसने 180 डिग्री घुमा दिया, तो फिर अपन करते थे चेंज इन फ्लक्स 2 NBA, याद करो, बढ़े आगे, देख लो एसी जनरेटर कर लोगे क्या, दोनों टॉपिक देख लो, ट्रांसफार्मर और एसी जनरेटर, आसान टॉपिक है दोनों, दोनों आसान है, बढ़े आगे, चलो अब नए सेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि लास्ट सेक्शन है, हेडिंग डालिए मोशनल ईएमएफ। इसको आराम से 2-2.5 लेक्चर पढ़ना है, इस पे खूब सारे क्वेश्चन करने हैं, ये लास्ट चैप्टर का हिस्सा है। चलो अब बढ़िया सीख लेना, काफी बातें आपको पता है, कुछ और बातें सिखा दूंगा, टॉपिक बढ़िया तैयार, पूरा फोकस करना, सभी लोग बोर्ड पे देखो, सभी लोग बोर्ड पे देखना, एक रॉड है, कंडक्टिंग रॉड, ये यूनिफॉर्म फील्ड, और इस यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर ये v वेलोसिटी से चल रही है, रॉड की लंबाई l, तीनों चीज देख लो, पहले लंबाई दिख रही है, वेलोसिटी दिखाई दे रही है, मैग्नेटिक फील्ड दिखाई दे रही है, सब ओके है, ठीक है, पूरी फिजिक्स सुनना, तब ये चैप्टर ये टॉपिक ग्रैब में आ जाएगा एकदम तगड़ा, और फिर इस पे 15, 18, 20 प्रश्न निपटा देंगे अपन 2 दिन में। तो कंडक्टिंग रॉड है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मैंने एक इलेक्ट्रॉन मान लिया, आप इलेक्ट्रॉन माने प्लस माने कोई भी, ये आपने एक इलेक्ट्रॉन, तो याद रखिए कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, फोर्स F बराबर QVB साइन थीटा, राइट हैंड पाम रूल, फिर तेरी कहानी याद आई, राइट हैंड पाम रूल, संभालो, राइट हैंड पाम रूल, फिंगर्स, फिंगर्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब करंट या डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ
पॉजिटिव चार्ज, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, याद आया। और परपेंडिकुलर टू पाम, परपेंडिकुलर टू पाम एंड आउटवर्ड फोर्स। अरे हेलो, चलो सरलता के लिए यहां हम पॉजिटिव मान लेते हैं, होते तो वास्तव में कौन है, इलेक्ट्रॉन, पर इलेक्ट्रॉन का मोशन और पॉजिटिव दोनों एक दूसरे के अपोजिट, आपने प्लस मान लिया। बताइए पूरी रॉड कहाँ जा रही है, आगे, फोर्स लगाते हैं आराम से, फील्ड अंदर, पॉजिटिव चार्ज आगे की तरफ, फोर्स कहाँ, ऊपर, इस पॉजिटिव चार्ज पर एफएम कहाँ लगेगा, ऊपर, ये ऊपर जाके इकट्ठे हो जाएंगे तो ऊपर प्लस, नीचे माइनस। दूसरे शब्दों में बोल रहे हैं, पॉजिटिव ऊपर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन, नीचे इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होंगे तो ऊपर इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी। बोलो एफएम क्लियर हुआ। एफएम का फॉर्मूला बताइए, क्यू वी बी साइन थीटा, थीटा किसके बीच का एंगल, भूल गए हो तो वी क्रॉस बी, कभी भी एंगल याद करना हो क्रॉस याद कर लो। अब v और b में एंगल पहचानो, v है x में, v है x में, फील्ड है z में, बोलो 90, fm q v b साइन 90 बराबर q v b। बोलो क्या fm क्लियर। वापस यहां तक फिर सुनना, इसको बढ़िया ही करना है, स्कोप नहीं है कोई, बढ़िया समझना है। चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, क्या लगेगा उस पर, फोर्स, राइट हैंड पाम रूल से उस पर क्या निकाल लिया, फोर्स, पॉजिटिव कहाँ चले गए, ऊपर, नेगेटिव कहाँ, नीचे, प्लस माइनस चार्ज सेपरेट हो गया। जैसे ही चार्ज सेपरेट हुआ एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा बताइए हमेशा फ्रॉम पॉजिटिव टू, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुई। इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या किया, संभालना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगाएगी, F बराबर QE। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ, फोर्स FE कितना होगा, QE। एक इक्विलिब्रियम आएगा, चार्ज फ्लो होते जा रहे थे, चार्ज की मैग्नीट्यूड बढ़ती जा रही थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही थी, एक समय ऐसा आया जब दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस हो गए। अब इसके बाद फर्दर फ्लो बंद हो गया, एफएम क्यू वी बी, एफ ई क्यू ई, क्यू से क्यू कटा। अब ई कहां से लाएंगे, ई है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको याद हो, आपको याद हो तो हम एक सिखाते थे, डेल्टा वी बराबर ई डी, याद करो, इलेक्ट्रोस्टैट्स। इसमें दो बातें जरूरी थी, ई डी में, ई और डी एक ही दिशा में होने चाहिए, देख लो ई और एल, देख लो डेल्टा वी बड़ा कौन, ए या बी, कैसे पता चला, पॉजिटिव है तो वी ए माइनस वी बी, ई, और ए और बी के बीच की दूरी एल, तो ई की जगह बताइए क्या आ जाएगा, वी ए माइनस वी बी बटे, इस ई की जगह वी ए माइनस वी बी बटे एल। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स बी एल वी, जो आपको याद है, हायर पोटेंशियल पे कौन, ए, क्योंकि ए पर पॉजिटिव है। डेरिवेशन अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं, बाकी तो सीधा खटाक याद होना चाहिए, रॉड के चलने से पोटेंशियल डिफरेंस बी एल वी, ये वाला वी बड़े बनाइएगा ताकि पता चले ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, और जो छोटा वी है वो कौन है, वेलोसिटी। अच्छा काम, बढ़िया सोच, अच्छी पॉजिटिव अप्रोच सब करा देगी, परेशान नहीं होना है। जर्नी इंपॉर्टेंट है, ये जर्नी ही हमें सफलता दिलाएगी, अप एंड डाउन इसका पार्ट है। कभी होते हैं परेशान, कह रहे हैं कुछ नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, उसका पार्ट है। फिर 2 दिन अपने आप को थोड़ा सा मोटिवेट करिए, वापस लग जाइए।
महीने में एक दो दिन चोरी चलती है, घूमने चले गए, दोस्त के साथ चले गए, मैस में गप्पे लगा ली, एक दिन चोरी चलती है। पर अगर आप उसको रोज करेंगे, आदत बना देंगे तो गलत है। आदत मत बनने दीजिए। एक दिन रिलैक्स ठीक है, कोई समस्या नहीं। तो याद रखिए फॉर्मूला BLV। वो तो चलिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लिखिए लिखिए, VA माइनस VB कितना होगा? VLV। अब यहाँ कुछ बातें काम की हैं। ये फॉर्मूला केवल तभी लग सकता है जब तीन वेक्टर आपस में क्या होने चाहिए? परपेंडिकुलर। कौन से तीन, वो बताता हूं। पैरेलल होंगे तो क्या होगा वो बताऊंगा। ना ना, क्यों सेम ही तो होता। इलेक्ट्रॉन मानता, इलेक्ट्रॉन मानता, तो इलेक्ट्रॉन आगे जा रहा है तो करंट पीछे जा रही है, तो फील्ड अंदर, करंट पीछे, फोर्स कहाँ लगता है? इलेक्ट्रॉन पे नीचे, तो नीचे जाते हैं। सेम आएगा। पॉजिटिव तो इसलिए माना ताकि जल्दी हो जाए। डेरिवेशन के पीछे लॉजिक है, अभी आपको बताऊंगा कि ये फॉर्मूले के लिए देखो, यहाँ 90 डिग्री काम आया, वो बहुत जरूरी है। अगर 0 डिग्री हो जाएगा पैरेलल तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ये किसी को पता हो, ये एक्चुअल फॉर्मूला ED तभी लगता था जब दोनों बिंदु E और एक ही दिशा में होते थे। अगर किसी एंगल पे आते थे तो याद करो, D इज अ डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी एंगल पे आते तो हम कंपोनेंट करते थे। करा रखे हैं सवाल ये ले। स्लाइड नेक्स्ट कर रहा हूं भाई। नो नहीं, मैं कर दूंगा। नहीं सुनूंगा मैं। क्या चाहिए? चल, तो इसमें बहुत बातें पूछी जाती हैं। कौन हायर पोटेंशियल पर, ये भी काम का है। अभी करेंगे सवाल। कौन हायर पर है, रटना मत। वो लॉ लगा के ही आएगा हर बार, रटने की जरूरत नहीं है। चलिए, अब सुनना। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये रॉड, ये वेलोसिटी V, और ये मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है साहब। अब जरा सोचिए, आपसे पूछे बताओ भाई किनारों पर कितना EMF आएगा? आएगा ही नहीं। कारण सोचिए। सबसे पहले आप चार्ज पे फोर्स लिखोगे, भाई फोर्स ही नहीं लगेगा। पूछ क्यों? FM, QVB साइन 0, वेलोसिटी ऑफ फील्ड पैरेलल। जब फोर्स ही नहीं लगेगा तो चार्ज सेपरेट ही नहीं होंगे। चार्ज सेपरेट ही नहीं होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप नहीं होगी, किनारों पर कोई वोल्टेज नहीं आएगा। तो वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल थी, किनारों पर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आए। नो EMF विल बी इंड्यूस। लिख लीजिए।
और बताता हूँ, इमेजिनेशन करिए, फिर तो वही रिजल्ट है जो आपको भी याद है कि हाँ सर, अगर कोई भी दो वेक्टर पैरेलल हो जाते हैं तो आंसर 0 है। पर थोड़ा सोचते हैं तो रिजल्ट क्या बढ़िया समझ के आते हैं। और बाकी तो ऑब्जेक्टिव परीक्षा है, तो चलो अब ये और मजेदार है सब। इंटरेस्टिंग है, आंसर 0 है वो अलग बात है, पर पीछे की कहानी सुनोगे ना तो थोड़ा सा और दमदार समझ में आएगा। चलिए, फिजिक्स बोलिए, बीएलवी तो आपको लास्ट ईयर भी याद था। फिजिक्स बोलिए कि चार्ज पार्टिकल पर पहले बल लगेगा, बल लगने से वो सेपरेट होंगे, सेपरेट होने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, वो बात है। क्या बात क्लियर है? चलिए सुनो, अब सुनना, सबसे पहले प्लस, ये प्लस, चलिए इस पे फोर्स बताइए। फील्ड कहाँ? अंदर। प्लस कहाँ जा रहा है? आगे। फोर्स ऊपर, ये एफ एम ऊपर। बोलो कोई शर्म की बात? अब प्लस कहाँ जाएगा? ऊपर ऊपर, यहां 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 इकट्ठा होगा। माइनस कहाँ आएगा? इधर। तो बता, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से नीचे, नीचे की तरफ। तो बता क्यूई फोर्स कहाँ लगेगा? नीचे की तरफ। तो बताइए, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा पता है कहाँ होगा? ऊपर लेयर और नीचे की लेयर पर। परंतु रॉड तो बहुत थिन होती है। रॉड का मतलब क्या होता है? जिसके पास केवल लंबाई होती है, थिकनेस नहीं होती। तो जब डेल्टा वी बराबर ई डी सोचोगे, तो ये वाला जो डी है ये तो नेग्लिजिबल है। हेलो, यहाँ ई ऐसा है, ऐसा, और ये पॉइंट दोनों इसके परपेंडिकुलर हैं, याद करो, ये पॉइंट परपेंडिकुलर हैं। तो ए और बी पर कोई पोटेंशियल नहीं आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस कितना? 0। सर एक बार और बता दीजिए, मैं आपको फिर सिखाता हूँ। इमेजिन करिए, किनारों पर पूछा है, ये रॉड, ये रॉड जैसे कोई पेन ले लीजिए, पतला पेन, ये तो पता है प्लस माइनस, पहले तो ये ऐसा था, तो बताओ प्लस माइनस कहां था? बताओ, ऊपर नीचे। बोलो ओके है? किनारों किनारों पर बात हो रही है। अब रॉड ऐसी है, अब बताइए प्लस कहाँ है? इधर, और माइनस नीचे, यहाँ ई आएगा। पर ये जो मोटाई है ना भाई, ये बहुत नेग्लिजिबल है, नेग्लिजिबल है। क्योंकि रॉड के पास केवल लेंथ होती है, रॉड वन डायमेंशन है, रॉड के पास थिकनेस नहीं होती। एक थिन वायर, वायर के पास सिर्फ क्या है? लंबाई। वायर के पास कोई थिकनेस नहीं है। तो बताइए, किनारों पे पोटेंशियल डिफरेंस 0। इनफैक्ट अब ये आप कह सकते हैं, इफ कोई भी दो वेक्टर, कोई भी दो वेक्टर पैरेलल हो, कौन कौन से दो वेक्टर? कोई भी तीन वेक्टर मेरे पास, v एल और बी, वेलोसिटी, लंबाई और मैग्नेटिक फील्ड, कोई भी दो, वी बी के पैरेलल हो, एल वी के पैरेलल हो, वी एल के पैरेलल हो, इन सभी केस में नो ईएमएफ विल बी इंड्यूस, नो ईएमएफ विल बी इंड्यूस, कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। आप यहां बता सकता है यहां कौन कौन पैरेलल है? बताओ तो कौन कौन है? v और b। यहां कौन कौन है? वेलोसिटी और लंबाई। कोई भी दो पैरेलल होंगे तो कभी भी ईएमएफ पैदा नहीं होगा। तो बीएलवी कब लगेगा? जब तीनों आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए। यार मैंने चुपके से ना बच्चे एल वेक्टर लिख दिया, क्या आपको कुछ कुछ हुआ क्या?
एल वेक्टर लिखने का क्या मतलब है? एल वेक्टर का मतलब है ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की तरह काम करेगा। बच्चे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मतलब इनिशियल और फाइनल के बीच में सीधी दूरी। याद करो, बिल साइन थीटा, बिल साइन थीटा। याद करो, मैग्नेटिक मोमेंट, पोल स्ट्रेंथ इनटू लंबाई। जब जब लंबाई के ऊपर वेक्टर लग जाए तो वो किसकी तरह काम करता है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पढ़ू, आराम से लिख लो। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, एक ऑनलाइन वाले बच्चे ने भी अच्छा नाम बोला है, इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ, इफेक्टिव लेंथ का मतलब इनिशियल और फाइनल के बीच की सीधी दूरी। ये भी बढ़िया नाम है, इफेक्टिव लेंथ। पढ़ो आगे। नेक्स्ट कर दूं? जल्दी आओ, आराम से बोल लो 2-3 बार। तीनों वेक्टर परपेंडिकुलर ही होने चाहिए। ये देख, अब तुझे और अच्छा लगेगा, तीनों परपेंडिकुलर है, चेक करो। लंबाई y में, वेलोसिटी x में, फील्ड, तीनों परपेंडिकुलर हैं। तो इस बात का एकदम झंडा गाड़ लीजिए, तीनों वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तभी बी एल वी लगेगा। इफ एनी ऑफ टू वेक्टर बिकम पैरेलल देन आंसर विल बी 0। इस बात को लिख लीजिए बॉक्स में डाल के। फाइनल कंक्लूजन, all three vectors must be perpendicular to each other, L, V, B, तभी आंसर क्या देंगे? बी एल वी। और साथ में एक चित्र भी बनाए, साथ में एक चित्र भी बनाए। वी आगे, फील्ड अंदर, लंबाई वाई में, ऊपर ए, नीचे बी, ए हायर पर, बी लोअर पर। चित्र के साथ याद करेंगे तो अलग फीलिंग आएगी। अब ये कंक्लूजन है। अब आप मान के चलो कल पूरा दिन केवल इसी पे चलेगा, बीएलवी बीएलवी। हेलीकॉप्टर उड़ेगा, ट्रेन चलेगी, अलग अलग विंग्स पे बात होगी, हेलीकॉप्टर का उड़ना अलग अलग एंगल पर, अलग अलग डायरेक्शन में, उसके विंग्स के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप आएगा नहीं आएगा। अब यही बात चलेंगे अलग अलग परिस्थितियों में। बस आपको ये चेक करना है तीनों परपेंडिकुलर होने, अगर कोई भी दो पैरेलल हो गए आंसर खट 0 है। बढ़े हैं क्या आगे? जैसे ऐसा कोई कंडक्टर चले, बहुत एक पुराना सवाल है पेपर का, ये ऐसी रॉड्स है और ये पूरा सिस्टम कहाँ चल रहा है? आगे। आपको पूछा गया है पोटेंशियल डिफरेंस बताइए।
डायग्राम बना लो, तुक्के मत मारो। अब बार बार चिल्लाओ। BLV में L क्या है? इफेक्टिव लंबाई, इफेक्टिव लंबाई। सोचना, इसी चित्र में मत करना, मैं तो इसी में कर रहा हूं, आप नया डायग्राम बना के करना। देखो, अब मुझे चाहिए A से B की सीधी दूरी, सीधी दूरी। ये देखो, ये रहा A और ये B, ये मुझे चाहिए सीधी दूरी। देखें कैसे निकालें। ये तो L है ही, ये L, ये L cos थीटा, ये L साइन, ये वाला भी L साइन, ये L, ये L। तो L इफेक्टिव बच्चे, L प्लस L साइन थीटा प्लस L साइन थीटा प्लस L, 2L प्लस 2L कॉमन ले लो, 1 प्लस साइन थीटा। देखो L इफेक्टिव, ये आ रहा है क्या बच्चे? अब एक तिरछी नजर मान लो, क्या तीनों 90 पर हैं क्या? तिरछी नजर मान लो। वेलोसिटी x, वेलोसिटी x, मैग्नेटिक फील्ड z, लंबाई y, तीनों परपेंडिकुलर हैं। खत्म, पोटेंशियल डिफरेंस B L V, और L नहीं, L इफेक्टिव। तो L इफेक्टिव बताइए, 2L, 1 प्लस साइन थीटा इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। आप इसको डेल्टा V लिख दिया करो। हायर लोअर तो राइट हैंड पाम रूल से पता चलेगा। हायर लोअर हमेशा A B नहीं होगा, वो किससे पता लगाएंगे? राइट हैंड पाम रूल से। बहुत आसान है। BLV तीनों 90 पर होने चाहिए। नोट लगा के बात लिख लो। पोलरिटी का आइडिया, पोलरिटी का आइडिया राइट हैंड पाम रूल से लगेगा। पोलरिटी का आइडिया राइट हैंड पाम रूल से लगेगा, तुक्के नहीं लगेंगे। पोलरिटी का आइडिया राइट हैंड पाम रूल से लगेगा। इसमें देखिए मैं कैसे बता सकता हूँ, ए हायर है, एक प्लस मान लो बस। अब देखो, फील्ड अंदर, प्लस आगे, फोर्स ऊपर, तो प्लस ऊपर जाएगा, ए हायर हो गया, बी लोअर हो गया। करके देखो, पूछा जाएगा, हाँ भर देते हो तुरंत। रूल लगा के देखो, हाथ को यूज करके देखो। राइट हैंड पाम रूल, फिंगर्स, फिंगर। देखो ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, प्लस, प्लस का फ्लो कहां हो रहा है? आगे। फोर्स कहां लगेगा? ऊपर। बढ़े आगे, चलिए, बहुत बढ़िया। देख लो, एक सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग यूनिफॉर्म फील्ड में V वेलोसिटी से
नीचे की तरफ आ रही है, रिंग की रेडियस r है, आपसे पूछा गया है फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स, और पूछा गया है कौन सा टर्मिनल हाई पोटेंशियल पे होगा। कौन सा टर्मिनल हाई पोटेंशियल पर होगा। सभी ध्यान देना, कल एनसीईआरटी लानी ही है, ऑप्शन नहीं है, कंपलसरी है। ईएमआई अब सर ये मुझे टॉपिक कैसे क्लिक करेगा, पहले मैं आपको वो बताता हूँ, क्योंकि परीक्षा में तो भैया सारे टॉपिक है। मुझे मोशनल ईएमएफ क्यों क्लिक करे, पहले वो समझो। फील्ड दिख रही है, इसका मतलब हो गया चैप्टर हो गया मैग्नेट का। उसके अंदर एक वायर v वेलोसिटी से गिर रहा है, मतलब प्रश्न बन गया मोशनल ईएमएफ। मोशन, मोशन का मतलब क्या होता है, चलना। वायर चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है, इसका मतलब कौन से टॉपिक का सवाल हो गया, मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ आते ही तेरे पहले ये चमकना चाहिए, बी एल वी। सॉल्यूशन मत छापो, पहले अप्रोच पकड़ो कि जब जब मोशनल ईएमएफ आए तब तब मुझे बीएलवी सोच लेना चाहिए। बीएलवी, जहां पर एल क्या है, एल, एल इफेक्टिव, इफेक्टिव लंबाई, इफेक्टिव लंबाई, इनिशियल और फाइनल के बीच की सीधी दूरी, इसमें मत छेड़छाड़ करना। ये पी, ये क्यू, सीधी दूरी, अरे बोल दो, सीधी दूरी टू आर। और v स्पीड से कहा जा रहा है, नीचे। ये इसका रिप्लेसमेंट हो गया। फिर ऑप्शन में जीरो भी था, तो एक बार चेक करो भाइयों, तीनों 90 होने, बार बार चेक कराऊंगा कल पूरे। फील्ड कहाँ, जेड में, फील्ड जेड खत्म, लंबाई एक्स में, वेलोसिटी, तीनों 90 हो गए, इसका मतलब फॉर्मूला लगेगा। पूरा बढ़िया चेक करो यार, उत्तर मत मिलाओ, तीनों 90 होने चाहिए। इफेक्टिव लंबाई याद करो, अब उत्तर तो आ गया, डेल्टा वी बराबर बी एल इफेक्टिव, बी एल इफेक्टिव इंटू वी, तो 2 BR वी। अब ये नहीं पता चल रहा हायर कौन लोअर कौन, तो हायर लोअर का तरीका देख लो। हायर लोअर का तरीका सब लोग समझ लेना, तुक्के नहीं चाहिए। एक प्लस माना, देख लो, एक प्लस माना, हर बच्चा कर सकता है, बोर्ड पे ध्यान दो, मोबाइल छोड़ो, मोबाइल छोड़ो। फील्ड कहाँ है, फील्ड कहाँ थी, अंदर, चलो फील्ड अंदर, पॉजिटिव कहाँ जा रहा है, नीचे, पॉजिटिव नीचे, ये देखो, फील्ड अंदर, पॉजिटिव नीचे, तो फोर्स इधर, पॉजिटिव पे फोर्स इधर, इधर पॉजिटिव इकट्ठे होंगे, इधर नेगेटिव। पता हायर पे कौन है, Q विल बी एट हायर। एक बार और यूज करके देख लो, तुक्का नहीं चाहिए। वापस, फील्ड अंदर, पॉजिटिव चार्ज, बताओ रॉड कहां जा रही है, नीचे, तो पॉजिटिव चार्ज की वेलोसिटी भी नीचे, फील्ड अंदर, पॉजिटिव नीचे, फोर्स इधर, फोर्स आगे, पॉजिटिव आगे जाएंगे, जिस तरफ जाएंगे वो किनारा हायर पोटेंशियल। देख लीजिए आराम से करके, फील्ड अंदर है,
पॉजिटिव चार्ज का फ्लो नीचे है, पाम जिस तरफ फेस करेगी वही हायर पोटेंशियल होता है, जिस तरफ पाम फेस करती है वही हायर पोटेंशियल। अरे बोल जाओ आंसर, कौन हायर, क्यू हायर, और पोटेंशियल डिफरेंस बी टू आर बी। बोलो क्लियर है? चलो अगला, अगला in the given situation, in the given situation at a given instant, at a given instant calculate the potential difference across the end of the rods। इस दिए गए क्षण, इस दिए गए इंस्टेंट पर पोटेंशियल डिफरेंस बताना है रॉड के किनारों पर। हाँ बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखो दो आजू बाजू सवाल हैं जो आपको बताएंगे कहाँ इंटीग्रेशन चाहिए और कहाँ नहीं चाहिए। ये मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, हर चैप्टर में 5-7 सवाल इंटीग्रेशन के जरूर कराऊंगा जिससे आपकी अप्रोच डेवलप होगी। और हर बार आपने देखा है मैं दोनों सवाल आसपास कराता हूँ ताकि आपको पता चले कहाँ इंटीग्रेशन चाहिए और कहाँ नहीं चाहिए। अब देखना आप और बातों को सुनना, तभी मजा आएगा। सुनना, सबसे पहले कहानी बोलो, सॉल्यूशन नहीं, कहानी चाहिए, कहानी बोलनी आनी चाहिए। इनफाइनाइट वायर का रोल, इनफाइनाइट वायर का रोल मैग्नेटिक फील्ड पैदा करना। पिछले सवालों में सब में मैग्नेटिक फील्ड दे रखी थी, यहाँ इनफाइनाइट वायर का रोल मैग्नेटिक फील्ड पैदा करना है। दूसरा, इनफाइनाइट वायर की फील्ड का फॉर्मूला बायो सावर्ट लॉ, म्यू नॉट आई बटे 2 पाई आर। मजे की बात है, रॉड का हर बिंदु आर दूरी पर ही है प्यारे राजा, हर बिंदु आर दूरी पर ही है, इंटीग्रेशन की जरूरत। जबकि बाजू में क्वेश्चन देखिए, रॉड का हर बिंदु वायर से अलग अलग दूरी पर है, इसका मतलब वहां फील्ड वेरिएबल है। अरे हेलो, यहाँ इंटीग्रेशन नहीं चाहिए, यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं डेल्टा वी बराबर वी एल इफेक्टिव इंटू बी। बी बी कितना है,
म्यू नॉट आई बटे 2 पाई r, लंबाई एल वी। और एक तिरछी नजर से ये जरूर देखना चाहिए कहीं पैरेलल तो नहीं है। देख लो, फील्ड ठक ठक नियम, यहाँ क्रॉस तो यहाँ डॉट, तो देख फील्ड तो हो गई जेड में, लंबाई y, वेलोसिटी x, ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तीनों 90 पर ही होने चाहिए। ये आपको कल पूरे दिन चेक करवाऊंगा मैं, 90 पर होंगे तभी फॉर्मूला लगेगा। और एल एल नहीं है, एल इफेक्टिव है, एल इफेक्टिव है। इंटीग्रेशन, हाँ बालक राजा, अरे बोलने तो फिर अगला बच्चा फिर पूछेगा नहीं, अपन ऐसे बात करेंगे। हाँ तेज बोलना। बिल्कुल बिल्कुल, बात इसने सही कही है। सर रॉड अगले क्षण आगे चला जाएगा, दूरी बढ़ जाएगी। बिल्कुल, सवाल देखो कितना बढ़िया लिखा है, दिए गए इंस्टेंट पर, दिए गए इंस्टेंट पर, इस इंस्टेंट पर ये वोल्टेज है, अगले ही क्षण आगे जाएगा, आर बदल जाएगा, वोल्टेज बदल जाएगा, लिखा हुआ है एट अ गिवन इंस्टेंट। ठीक है सुरेश, क्लियर है। तो दिए दिए गए इंस्टेंट पर, बोलो क्लियर है क्या बात। चलो इसमें बताओ, क्या इसमें इंटीग्रेशन लगेगा क्या। क्यों लगेगा, क्योंकि हर बिंदु अलग अलग दूरी पर है। मैंने आपको हमेशा सिखाया है इंटीग्रेशन में केवल पहला स्टेप ही तगड़ा होता है, बस पहले स्टेप से आप निकल गए ना, उसके बाद कुछ नहीं है। पहला स्टेप सोचो, ये हमारी यही अप्रोच है कि आपको पहला स्टेप लिखना सिखाएं। आओ देखो क्या करें, x दूरी पर एक एलिमेंट ले लो dx लंबाई का, क्या ये भी v से ही जा रहा होगा। हाँ, सारे टुकड़े ही v से जा रहे हैं। पहला स्टेप लिख दिया, तब फिर अपन राजा हैं। पहले स्टेप में दिक्कत आएगी, इसलिए अपन सोच रहे क्या ये एलिमेंट ले लिया। अब पूरा फोकस किस पे करो, स्मॉल एलिमेंट पर। पहले रटा हुआ लिख दो, बी एल वी, ये ब्रैकेट में लिख दो रटा हुआ, ये रटा हुआ लिख दिया। अब इस फॉर्मूले को दी गई परिस्थिति के हिसाब से लगा दो। देखना मैं लगा रहा हूं, ध्यान देना किसके लिए लगा रहा हूं, स्मॉल एलिमेंट। बोर्ड पे ध्यान दो, बोर्ड पे ध्यान दो। बी, बी किसका, वायर का। एक्स दूरी पर बताओ, म्यू नॉट आई बटे 2 पाई एक्स। लंबाई, लंबाई एल या एक्स या डी एक्स, सुन लो, ये किसके लिए लिख रहे हो, स्मॉल एलिमेंट के लिए, स्मॉल एलिमेंट के लिए। स्मॉल एलिमेंट की लंबाई dx है, तो l प्यारे dx, और v तो v है। अरे बोलो ना, बी एल वी। पहला स्टेप लिख दिया, फिर अपन राजा हैं, पहले स्टेप में ही जान निकलती है। अब बताओ ये एलिमेंट कहां से कहां जाएगा, ये बच्चा यहां लेगा या यहां लेगा, तो ये दूरी और ये दूरी आर प्लस एल, तो डीवी डेल वी, म्यू नॉट बाहर, आई बाहर, 2 पाई बाहर, वी बाहर, अंदर 1/x, 1/x। कह दो नहीं आ रहा, कह दो। क्या सर ऊपर से चला गया सर, इंटीग्रेशन क्यों किया समझ में आया क्या। हर टुकड़ा, हर टुकड़ा वायर से अलग अलग दूरी पर है, क्योंकि फील्ड यूनिफॉर्म नहीं, नॉन यूनिफॉर्म वेरिएबल है। चलो कितना आंसर, 1/x का इंटीग्रेशन बोलो, 1/x का ln x। ठीक है,
मुझे नहीं पता 1/x का ये डिजाइन। अब लिमिट कैसे डालेंगे? अपर लिमिट माइनस तो म्यू नॉट आई वी बटे 2 पाई लॉग ए माइनस लॉग बी, तो ए बाई बी कर दूं, आर पे एल अपॉन आर। देखो ये आना चाहिए। कल पूरे दिन इसी पे प्रश्न करेंगे। कल एनसीईआरटी भी लाइएगा, परसों चैप्टर खत्म कर देंगे। ईएमआई के बाद एसी आएगा और फिर ईएमडब्ल्यू, तो अपना ये पूरा खत्म हो जाएगा, ईएमआई एसी ईएमडब्ल्यू। कल केवल और केवल न्यूमेरिकल एनसीईआरटी देख लो। कल ईएमआई के लेक्चर 1 से अभी तक के फॉर्मूले भी पूछूंगा। सोलेनॉइड का एल, टॉरॉइड का एल, कॉइल का, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, फॉर्मूले भी याद करके आना। नहीं कर सकते ना, ये तभी लग सकता है जब बी यूनिफॉर्म है। बी तो वेरिएबल है ना, तो बी तो वेरिएबल है ना, ये पूरा तो ना रख सकते हैं। किस टुकड़े का है ये बता? इधर पर है, इधर पर है, इधर, ये तो फील्ड है यहाँ से लेकर यहाँ तक। अपन को तो इस टुकड़े का वोल्टेज लिखना है, तो इस टुकड़े पर मैग्नेटिक फील्ड, इस टुकड़े की लंबाई, इस टुकड़े की वेलोसिटी। ये फील्ड टुकड़े पर थोड़ी ना है, नहीं समझ रहा? ये फील्ड तो कहां से कहां है, यहाँ से यहाँ है। और इसमें और क्या गलती है, ये डीएक्स कहां से ले आया है? डीएक्स है सर, बी का फॉर्मूला तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स होता है, ये डीएक्स कहां से आ जाएगा? सोच। ये म्यू नॉट अपॉन 2 पाई एक्स तो ये हो गया। हाँ फिर, लेकिन इस एलिमेंट के लिए कर रहे हैं ना, तो ऐसे थोड़ा मल्टीप्लाई हो जाता है। यहाँ तो नहीं, यहाँ तो नहीं मल्टीप्लाई किया तूने, और यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो डीबी बचेगा ही नहीं। नहीं आया समझ? डीएल कैसा होगा? डीएल तो क्या है, एक स्मॉल एलिमेंट ले ले डीएल। ना ना ना, हाँ वो नहीं है, क्यों तो ऐसे लग ही नहीं सकती ना, सर्कुलर लूप कभी बन ही नहीं सकता। हाँ तो इसमें क्या लगेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ये कौन है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना हो गया इसका? 0। और जबकि यहाँ जो ई है वो टेंजेंशियल लग रहा है, यहाँ टेंजेंशियल लग रहा है, तो डीएल 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 इस पूरे पाथ की लंबाई आएगी, जबकि ये तो ऐसा संभव ही नहीं है ना। तो क्लोज लूप में वर्क डन 0 होता है, उसका कारण क्या है? बिंदु ए इनिशियल है और यही बिंदु ए फाइनल है। तो डब्ल्यू का फॉर्मूला लिखा था यहाँ तो बी बी माइनस बी है, इनिशियल फाइनल सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा तो वर्क डन भी ऐसे हो जाएगा। डीएल से नहीं सोचा गया, ये बिंदु है, इसकी दूरी अलग है, ये बिंदु की दूरी अलग है, इस बिंदु की दूरी अलग है, इस बिंदु की दूरी कहाँ अलग है? फाइल बनाए थे तीनों ओरिएंटेशन, ये बना कर दिया है, करने फाइल बना दी ये बिंदु, सारे की दूरी पर होगा 1 होगा, इसका जिस दिन म्यूचुअल इंडक्शन पर आएगा ये 90 पर होगा, ये अलग है, इसका 0 हो जाएगा और
यूनिफॉर्म होना चाहिए, कैसा भी हो चल जाएगा। मतलब हाँ हाँ हाँ, यूज है ना पूरा। हाँ यूज होता है ना, सब जगह जितने भी रॉड के मोशन होते हैं उसके अक्रॉस यही तो यूज होता है, कोई प्रैक्टिकल यूज थोड़ी ना है। हाँ। ये जो ईएमएफ होता है वो रिलेटिव स्पीड पर डिपेंड करता है। तो पहले दोनों इस एक तरफ आ रहे हैं तो रिलेटिव कितना हो जाएगा 8, और फिर दोनों अपो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो कितना हो गया 2, तो 8 से कितना हो गया 2, 4 गुना कम हो गया, तो वोल्टेज भी 4 गुना, तो 16 का 4 से भाग देगा तो कितना आ जाएगा 4। सही है। ये है सही है, सब पे डिपेंड करेगा, सबसे बेहतर आंसर ही है पोजीशन। मेटेरियल पे भी तो डिपेंड करेगा, करंट पे भी डिपेंड करेगा, सबसे अच्छा आंसर ही है पोजीशन, क्लास में बताया था ना, पोजीशन एंड ओरिएंटेशन। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट का फॉर्मूला बताया था डी आई बाई डी टी। हाँ हाँ हाँ, डी आई बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है। ये तो आरएल सर्किट है, डिके है डिके, बैटरी हटा दी तो डिके का फॉर्मूला लगा दे, आई बराबर आई नॉट ई की पावर माइनस आर टी बाई एल। कहाँ लिखा हुआ है ऐसा, इधर लूप है, वायर कहाँ है। लूप होना चाहिए, लूप होगा तभी तो एरिया एनक्लोज करेगा। लूप का मतलब लूप है तो वायर का ही बना हुआ, पर लूप होगा तभी तो एरिया एनक्लोज करेगा।